गद्य संकलन से 5th चैप्टर आउटसाइडर प्रारंभ करते हैं। कहानी आउटसाइडर की लेखिका हैं मालती जोशी। मालती जोशी जी का जन्म 4 जून 1934 को औरंगाबाद में हुआ था और संप्रति ये भोपाल में रह करके साहित्य सृजन कर रही हैं। इनके कहानी संग्रह हैं अपने आंगन की छांव, परख, जीने की राह, दर्द का रिश्ता, आनंदी। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनको वर्ष 1998 के भवभूति अलंकरण से सम्मानित किया गया था। तो इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं स्वाभाविक है। और आइए कहानी आउटसाइडर को हम एक बार प्रारंभ करें। कहानी आउटसाइडर एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो उम्र के 45वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी हैं। भाई बहनों की जिम्मेदारियों का वहन करते करते वो उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं जहां प्रौढ़ावस्था है उनकी, और ऐसे समय में भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रही हैं। तो वही भाई बहन उनके विवाह की चिंता कर रहे हैं और उनका विवाह ऐसे ऐसे व्यक्तियों से करवाना चाहते हैं जिनको वो किसी भी प्रकार से समझ नहीं पा रही हैं। तो कहानी का प्रारंभ कुछ इस तरह से हुआ है कि उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई सुमित का विवाह करवा दिया है और उसको उन्होंने घूमने फिरने के लिए भेज दिया है। घर के बाकी सदस्य घर के अंदर आते हैं और उनसे बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज गए थे। नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। नीलम थकान से निढाल हो रही थी, पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हल्का हो गया था। अब वह निश्चिंत होकर बिस्तर में दुबक जाना चाहती थी, पर जनता का इरादा कुछ और ही था। बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेज करके उनके जो भाई बहन थे, भाई और भाभियां, बहन और बहनोई, सभी उनको लेकर के ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं और उनसे बातचीत प्रारंभ करते हैं। बहन पूनम ने उनसे कहा, थोड़ी देर बैठ लो ना दीदी, पिछले दिनों इतनी भागम भाग मची रही कि फुर्सत से बैठकर 2 बातें भी नहीं हो पाई। मम्मी ठीक ही कह रही थी, घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया हुआ था, पर कुशल क्षेम पूछने के अतिरिक्त उससे भी ज्यादा बात करने का अवसर नहीं मिला था। तो इस तरह से सभी भाई बहन जो है वहां पर बैठते हैं और नीलम से बातचीत प्रारंभ करते हैं। सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गए। एक सुमित को छोड़कर पूरा परिवार वहां पर उपस्थित था। भाई और भाभियां, बहन और बहनोई सभी वहां पर बैठे हुए थे और हल्की फुल्की बातों से बातों का सिरा शुरू किया गया। अब नीलम ने उन सबसे कहा कि तुम लोग आ गए तो घर में बड़ी रौनक हो गई थी। अब पम्मी ने तुरंत कहा कि दीदी हम लोगों को तो आना ही था, लेकिन असली रौनक तो बड़े भैया के आने से हुई। अब पम्मी ने फिर से कहा कि पिछली दोनों शादियों में वो नहीं थे इसलिए बुरा लग रहा था, लेकिन इस बार वो इस शादी में उपस्थित हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी पूरे परिवार को बहुत अच्छा लग रहा था कि हंसी खुशी शादी का ये प्रोग्राम पूरा हुआ और अब वो अपनी असली बात को अपनी बहन नीलम से कहना चाहते थे। इस बार तो उसे आना ही था, घर की आखिरी शादी जो थी। अब नीलम ने उन लोगों से ये कहना प्रारंभ किया कि समधी जी से उन्होंने इस बात के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी थी कि इस बार शादी की डेट ऐसी रखी जाए जिससे उनके बड़े भाई भी उसमें शामिल हो सकें। नीलम भाई बहनों के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस बार तो उसे आना ही था, यानी कि वो अपने भाई के विषय में कह रहे थे कि इस बार तो भाई को इस शादी में शामिल होना ही था, घर की आखिरी शादी जो थी। तो इस तरह से नीलम के कहने पर भाई ने उनकी बात पर उनको टोका और कहा कि दीदी तुमने मेरी छुट्टी का इंतजार किया, सचमुच बड़ा अच्छा किया, पर बार बार ये आखिरी शादी का जुमला क्यों रट रही हो? दीपू, मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से था, तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है। नीलम ने भाई को ये उत्तर दिया। मैं प्रिया की शादी की बात नहीं कर रहा। तो नीलम के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह उभर आया। वो सभी से ये प्रश्न करना चाहती थी कि आखिर इस पीढ़ी में अब किसकी शादी बची हुई है।
अब उनकी बात का जवाब देते देते सुदीप जो है वो चुप हो गया। सहारे के लिए उसने सुजीत और पूनम की तरफ देखा, यानी भाई और बहन की तरफ देखा कि शायद बात का सिरा वो ही पकड़ लें और नीलम के समक्ष अपने मंतव्य को वो लोग रख सकें। तो पूनम ने झट से नीलम से कहा, दीदी बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं, अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। नीलम ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, बट आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। उनका मतलब है अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। पूनम ने नीलम को समझाते हुए कहा, पम्मी तो पागल तो नहीं हो गई हो? नीलम ने बहन को बुरी तरह से डांट दिया। वहां पे सभी बैठे हुए थे। नीलम मन में सोच रही थी कि अच्छा है कि छोटा भाई और उसकी बहू यहाँ नहीं है, अन्यथा वो छोटी बहू इस बात को अगर सुनती तो उनके विषय में क्या सोचती। अभी वो अपनी शर्म से उबर भी नहीं पाई थी कि नरेश बोल उठे, जो कि पूनम के पति नरेश थे। तो उन्होंने तुरंत कहा, दीदी पम्मी ठीक ही कह रही है, ये सिर्फ उसके या बड़े भैया के मन की बात नहीं है, हम सब की यही इच्छा है। इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है, एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी है, तो इसलिए हम सब चाहते हैं कि अब आप भी इत्मीनान की जिंदगी बसर करें और आप भी विवाह कर लें। तो भाई बहनों की इस इच्छा को सुन करके नीलम की स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि वो इस बात का उत्तर नहीं देना चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहती हैं। अब घर के दामाद को डांटा तो नहीं जा सकता था, इसलिए फीकी हंसी हंसकर नीलम ने कहा, मैं तुम लोगों की भावना समझती हूँ नरेश, पर घर बसाने की भी एक उम्र होती है। होती क्यों नहीं, जरूर होती है, और आप अभी उस उम्र के दायरे से बाहर नहीं आई हैं। वो तो शुरू से आप सबकी गार्जियन बनी रही, इसलिए आपको सभी ने बुजुर्ग समझना प्रारंभ कर दिया था। नहीं तो 45 की उम्र भी भला कोई उम्र होती है? आप चाहें तो अब भी आपके लिए दर्जनों प्रस्ताव आ सकते हैं। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी बचकानी बातों का भला कोई क्या जवाब देता। उसने तो इसे महज मजाक समझा था, पर वे लोग तो सचमुच दर्जन भर प्रस्ताव बटोर कर लाए थे। अब भाई बहनों ने उनके समक्ष जो प्रस्ताव रखने प्रारंभ किए, वो प्रस्ताव किस तरह के थे? ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले तो नीलम ने सोचा कि ये सारी मजाक की बातें हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए इस तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, लेकिन वो जब इसकी गंभीरता को उन्होंने समझा तब उनको लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। केवल मनोरंजन के लिए पहले तो उन्होंने पूरा ब्यौरा पढ़ लिया जो भाई बहनों ने रिश्तेदारों से इकट्ठा किया था या शादी के लिए उनके जो प्रस्ताव थे उसको एकत्र करके उनको दिया था। उनको हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ कि कैसे कैसे लोग अपने रिश्ते को फिर से, अपने जीवन को फिर से, शादीशुदा जीवन को प्रारंभ करना चाहते हैं। उसे फुर्सत से विचार करने के लिए कहा गया था, पर सुदीप और सुषमा उस दूसरे ही दिन उसके कमरे में आ धमके। उन्हें शायद सबसे ज्यादा जल्दी थी। कनाडा जाने से पहले वे सब कुछ तय करके जाना चाहते थे। उनके पीछे पीछे सुजीत भी आ पहुंचा। लगा कि दोनों भाई दल बांध कर उस पर हमला करना चाहते हैं। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर सुदीप ने एकाएक पूछ लिया कि दीदी तुम्हें वो लखनऊ वाला प्रपोजल कैसा लगा? कौन सा, वो अवस्थी जी वाला? ना बाबा, शादी के तुरंत बाद नानी बनने का अपना कोई इरादा नहीं है, तो बरेली वालों को देख लेते हैं। सुषमा ने सुझाव दिया। उनके 2 बेटे ही हैं शायद, वे भी अभी काफी छोटे हैं और उन बेटों को भी वो हॉस्टल में रखने के लिए तैयार हैं, सुदीप ने जानकारी दी। नीलम ने तुरंत इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा, इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। इधर तो यह प्रचारित करेंगे कि हम सिर्फ बच्चों की खातिर विवाह कर रहे हैं और उधर विवाह होते ही बच्चों को हॉस्टल में डाल देंगे। जाने तो बरेली वालों को गोली मारो। सुजीत बोला, मुझे तो नरेश के जीजाजी वाला प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा है। एक तो महाशय डिप्टी कलेक्टर हैं, दूसरे थोड़ा लिखने पढ़ने का भी शौक रखते हैं। अब ऐसा कह करके उन लोगों ने मानो एक रिश्ते को फाइनल कर दिया अपनी तरफ से। तो अब नीलम ने उस बात का भी विरोध करते हुए कहा कि उन्हीं की बात कर रहे हो ना, जिनकी लड़की ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। अरे क्यों मेरे सिर हत्या थोपना चाहते हो? अरे इन धमकियों से कुछ नहीं होता दीदी, मम्मी की सास ने भी तो कहा था कि अगर ये शादी हुई तो मैं मिट्टी का तेल छिड़क लूंगी, पर क्या हुआ? कुछ नहीं, 2-4 साल मुंह फुलाए रही, अब सब ठीक चल रहा है।
जीतू, किसी दिन फुर्सत मिले तो पम्मी से पूछना कि ये 2-4 साल उसने कैसे गुजारे। यानी कि पम्मी मतलब पूनम की सास ने इस तरह की धमकी दी थी, लेकिन पूनम ने ये समय कैसे गुजारा ये घर के बाकी सदस्य जानते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि पूनम बड़ी जीवट लड़की थी और उसने विवाह कर लिया। उसकी उम्र भी ऐसी थी कि बहुत सारी बातों को उसने सहन कर लिया, बहुत से ऐसे कष्ट उसने झेले जिसका वर्णन करना या जिसको सभी से कहना उसने आवश्यक नहीं समझा, बल्कि उस जीवन को उसने स्वीकार कर लिया था और इस तरह से अपना घर परिवार को लेकर के चल रही थी। नीलम ने यही बात भाइयों के समक्ष रखी कि उस तरह की उम्र में उसने तो झेल लिया, लेकिन इस उम्र में मैं इस तरह की बातों को नहीं झेल पाऊंगी। 20 वर्ष की उम्र से मैं इस मैदान में खड़ी हूँ। तुम सब की जिम्मेदारियों को मैंने अच्छी तरह से निभाया और उम्र के इस पड़ाव पर आकर के मैं विवाह करूं या इस तरह की जिम्मेदारियों को लेकर चलूं या इस तरह की बातों को झेलूं कि किसी के घर शादी करके जाऊं और वहां कोई आत्महत्या की धमकी दे या कोई इस तरह की बातचीत करे, तो शायद इन चीजों को लेकर के चलना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा नीलम ने अपने भाइयों के समक्ष अपनी बात को, अपने विचारों को रखा। तीनों अपना सा मुंह लिए उठ गए। कमरे से बाहर 2-4 कदम ही गए होंगे कि सुषमा बोल पड़ी, मुझे मालूम था वे मना कर देंगी। इतने दिनों तक इस घर में बॉसिंग करती रही हैं, ससुराल में धौंस डपट सहना उनके बस का थोड़े ही है। क्या बात करती हो भाभी, अब इस उम्र में उनसे धौंस डपट कौन करेगा? क्या औरों की ना सही पति की तो सहनी पड़ेगी, उसकी जी हुजूरी तो करनी पड़ेगी। अनचाहे ही सारी बातें नीलम के कानों से टकरा गई। फिर भी नीलम को ये लगा कि सुषमा शायद ठीक ही कह रही है। इतने दिनों तक इस घर में एक छत्र शासन करने के बाद अब किसी अन्य के घर में जाकर के किसी अन्य के शासन में रहना शायद उनके बस की बात नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने इस पहलू पर विचार ना किया था, ना इस समय करना चाहती थी। पर कहाँ 24 घंटे भी नहीं बीते और पूनम ने उन्हें घेर लिया। उसने तो प्रस्तावना में भी समय बर्बाद नहीं किया, सीधे सीधे उनसे कहना प्रारंभ कर दिया, भैया भाभी बता रहे थे कि तुमने शादी से इनकार कर दिया, तो और क्या करती, तुम लोगों को पागलपन का दौरा पड़ा है। नीलम ने पूनम से इस तरह से अपनी बात को रखा, इस तरह से उसे अपने विचारों से अवगत कराया। पम्मी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम हमेशा हर बात को अपने ढंग से ही क्यों सोचना चाहती हो? कभी दूसरों की दृष्टि से भी तो देखो। क्या मतलब? तुम नहीं जानती इन लोगों के मन पर, खासकर सुजीत और अलका के मन पर कैसा भारसा बना हुआ है। अलका कहती है, हम तो जिंदगी को कभी ठीक से एंजॉय ही नहीं कर पाते। एक अनब्याही ननद का साया हर समय सिर पर हमारी खुशियों पर मंडराता रहता है। सो सैड, नीलम ने हंसकर कहा। भाई अपनी अलका रानी को समझा देना कि मेरे लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जिंदगी की किताब से भी पेज बहुत पहले ही फाड़कर फेंक दिए थे जिसमें शादी की इबारत लिखी हुई होती है। अब नीलम के ऐसा कहने पर पूनम ने उसको फिर से समझाना प्रारंभ किया। पूनम ने कहा, दीदी क्या वे पेज फिर से जोड़े नहीं जा सकते? मम्मी तुम नहीं जानती अरमानों को दफन करना कितना मुश्किल होता है। उन्हें वापस दिलाना तो शायद और भी पीड़ा देगा। मुझे डर है कि अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं अपने सपनों के टूटे सिरे को वहीं से उठाना चाहूंगी जहां से छोड़ा था। मैं समझी नहीं दीदी। अब पूनम के ऐसा कहने पर नीलम ने फिर से अपनी बातों को उसके समक्ष रखना प्रारंभ किया। मम्मी मेरी उम्र चाहे जो भी रही हो, मेरे सपने अभी भी किशोर हैं। मेरे भाई लोग जैसे एंटीक पीस मेरे सामने परोस रहे हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं है। दीदी ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। अगर तुम्हारी समय से शादी हो गई होती तो हमारे जीजा जी भी आज उम्र के इसी दौर में होते। नीलम ने फिर से पूनम से कहा, समय से शादी नहीं हुई यही तो परेशानी है पम्मी। पति पत्नी साथ बुढ़ाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लंबी यात्रा में इतनी सारी चीजें जिंदगी से जुड़ जाती हैं कि उम्र का एहसास पीछे छूट जाता है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर होती जा रही हैं दीदी। पूनम ने अपनी उलझन को नीलम के समक्ष रखा। अब पूनम ने जब नीलम के समक्ष ये कहा कि मेरी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आ रही हैं दीदी, तो नीलम ने उन्हें और समझाते हुए कहा कि समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, इसे एक मजाक समझ करके भूल जाओ। मैंने भी तो
सारे प्रस्तावों को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझा। दरअसल अब शादी करने की बात मेरे मन से उतर गई है। तुम लोगों ने ये विचार फिर से जगा दिया है तो सोचूंगी, कोई सही आदमी मिला तो बता भी दूंगी, पर अब इस उम्र में मैं ऐसा कोई रिश्ता जबरदस्ती ओढ़ना नहीं चाहती। एक बात और थी दीदी, पूनम ने पुनः नीलम से कहा। अब नीलम ने पूछा, और क्या बात थी? तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुम यहाँ आउटसाइडर ही रहोगी, हमेशा हमेशा तुम्हें यहाँ आउटसाइडर ही माना जाएगा, यानी कि हमेशा तुम्हें बाहर की लड़की या बाहर का ही माना जाएगा, घर का सदस्य नहीं समझा जाएगा। पूनम ने नीलम को समझाते हुए कहा। पूनम थी तो छोटी, लेकिन बात वो शायद पति की कह रही थी, जो कि नीलम की समझ में नहीं आ रही थी। क्या बात करती हो, मैं सच कह रही हूँ। अभी तो तुम्हारे पास अपनी नौकरी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कल को जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान की ही रह जाएगी, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। नीलम कहने को हुई कि जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हारे घर चली आऊंगी, पर नहीं कहा। ऐसा प्रस्ताव तो पूनम को स्वयं ही रखना चाहिए था, क्योंकि सभी के प्रति नीलम ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया था। तो वृद्धावस्था में या रिटायरमेंट के बाद सभी को चाहिए था कि नीलम को अपने साथ रखने का प्रस्ताव रखें, लेकिन पूनम ने भी ऐसा कोई प्रस्ताव नीलम के समक्ष नहीं रखा। तो नीलम ये सब सोच करके ही रह गई, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि अब इससे क्या कहें, वो बेचारी तो खुद ही ससुराल के आतंक से त्रस्त है। कहना होगा तो सुदीप से कहेगी, खुद तो इंजीनियर बनते ही शादी कर ली और विदेश चला गया, दोबारा पलट कर भी नहीं देखा, तब का गया अब आया है, और वहां बैठकर दीदी का ख्याल इसे नहीं आया। अब जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, तो दीदी की शादी का शौक इसके ऊपर भी सवार हो गया है, ऐसा नीलम ने मन ही मन सोचा। लेकिन सुदीप से भी कुछ नहीं कहेगी, अपने भाई बहनों पर उसकी अपार ममता है। शिकायत अगर थी तो वो अम्मा से थी, माँ होकर भी उन्होंने बहुत पक्षपात किया था। कमाने का भार बड़ी बेटी के कंधों पर डालकर बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही। उम्र नीलम की मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलती रही, लेकिन अम्मा जानकर भी अनजान बनी रही। कभी भी उन्होंने नीलम की उम्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये नहीं सोचा कि उसके भी कुछ अपने सपने होंगे, उसकी भी शादी ब्याह की उम्र निकलती जा रही है। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद जब उसने घर की बागडोर संभाली थी, तब ये नहीं सोचा था कि यही उसकी नियति बन जाएगी, अर्थात यही उसका भाग्य बन जाएगा। और धीरे धीरे उसको ये समझ में आने लगा कि अब शायद यही उसकी नियति बन गई है, यही उसके भाग्य में बदा है कि सारे भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रहे और उनको पढ़ा लिखा करके नौकरी वगैरह मिलने पर उनका शादी ब्याह करती रहे। कभी भी नीलम ने ये नहीं सोचा था कि ये जो एक जीवन है उनका, ये एक तरह की दुराशा बन करके रह जाएगा, यानी इतना ऐसे जीवन की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। दीपू के इंजीनियर होते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अम्मा एकाएक बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र हो उठी थी। शादी के बाद जब दीपू के साले ने उसे कनाडा बुला लिया, तो उससे ज्यादा खुशी अम्मा को हुई। घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद जरूरी है, इस तथ्य से अम्मा ने जैसे आंखें ही बंद कर ली थी। यानी कि अम्मा को कभी नहीं लगा कि एक अनब्याही बड़ी लड़की घर में है और बेटे की शादी वो कर रही हैं, बेटी के मन पर क्या गुजर रही होगी, ऐसा कुछ भी सोचने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। अगर वे जानती कि बेटे को हमेशा के लिए विदा कर रही हैं, तो शायद इतनी उत्साहित ना होती। लेकिन दीपू कनाडा चला गया। अपने अंतिम दिनों में भी वो बेटे को देखने के लिए तरसती रही। पति की मृत्यु पर वो प्रतीक्षा करती रही कि शायद बेटा आएगा पति की अर्थी को कंधा देने के लिए, उसकी चिता को आग देने के लिए, लेकिन उस समय ऐसा ना हो पाया। और इस तरह से जो बेटे की एक तरह से बेटे की प्रतीक्षा में धीरे धीरे वो खुलती रही। और एक बार उसका आना अगर टला तो टलता ही गया, फिर उसका आना नहीं हो पाया और बेचारी अम्मा मर गई, अम्मा की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद सुदीप के आने जैसा कुछ भी अवसर नहीं बना। तो शादी ब्याह के बाद कनाडा जाने के बाद सुदीप ये पहला अवसर था जब यहाँ पर आया हुआ था। इतने समय तक उसने बाकियों की जिम्मेदारियों से अपने को अलग रखा था, आंखें मानो बंद कर ली थी। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया था, पर उसका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वो पूनम की शादी करता।
और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा उठाता। अब यहाँ पर भी नीलम ने अपने सपनों को एक बार फिर से रौंद दिया, या सपनों को कहें कि कुचल करके, और भाई बहनों की जिम्मेदारियों को लेकर के वो आगे बढ़ती रही। अब मोर्चे पर डटी रही, पूनम को पढ़ा लिखा कर उसका विवाह कर दिया, और उसके बाद सुजीत के लिए भी एक अच्छी सी लड़की देख करके सुजीत का भी ब्याह करा दिया। अब उसके बाद अलका के आने पर घर का सूनापन तो कम हुआ, लेकिन सुमित की मेडिकल की पढ़ाई और सब कुछ लेकर के वो आगे बढ़ती रही, और धीरे धीरे वो इसी में खुश रहने लगी कि यही उनका घर परिवार है, इसी के साथ उन्हें अपने जीवन को बिताना है। सुजीत के लिए एक अच्छी सी लड़की देख करके उन्होंने सुजीत की भी शादी कर दी थी, क्योंकि पूनम की शादी के बाद घर में एक खालीपन सा आ गया था। वो खालीपन धीरे धीरे भर गया था। और अब जब सुमित की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो सुमित का भी शादी ब्याह उन्होंने किया। और गनीमत है कि उनकी अपनी शादी की जो चर्चा इतनी तेजी के साथ उठी थी, वो चर्चा वहीं पर समाप्त हो गई थी। अन्यथा शायद कुछ ऐसी अनावश्यक परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ता जिनका सामना वो नहीं करना चाहती थी। तो सुमित और उसकी पत्नी नेहा दोनों गोवा से लौट आए थे, और अब सुदीप के जाने के लिए उनका सामान बांधा जा रहा था। अब तैयारियां हो रही थी कि सुदीप भी कनाडा लौट जाएंगे। उसने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी, यानी कि नीलम ने शादी के लिए 15 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। अब वो उनका मन कर रहा था कि वो छुट्टियां और बढ़ा लें। इसके लिए वो अपने जो जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी वहां पर गई, और प्रिंसिपल मैम को उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, एक छुट्टी का प्रार्थना पत्र उन्होंने उनको सौंपा। तो अब उन्होंने जब वो वहाँ प्रिंसिपल मैम से मिलने गई, तो प्रिंसिपल मैम ने उनसे कहा कि अगर आज तुम नहीं आती तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर पर संदेशा भेजने वाली थी। तो नीलम ने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसा क्या काम था। तब प्रिंसिपल मैम ने उनको बताया कि तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, ट्रांसफर और प्रमोशन एक साथ हुआ है, और प्रिंसिपल बन करके तुम यहाँ से जा रही हो। अब उन्होंने पूछा कि कहाँ पर, तो प्रिंसिपल मैम ने बताया कि बहुत दूर बस्तर जिले में, लेकिन वहाँ पर सुनते हैं कि बड़ी शांत जगह है, और ये नया नया कॉलेज खुला है, और वहाँ तुम्हें समस्याएं ज़्यादा नहीं होंगी, तुम वहाँ पर जाकर के संभाल सकती हो। अब वो सोचने लगी कि शायद वहाँ उनका जाना संभव नहीं होगा, उन्होंने अपनी परेशानी भी बतानी चाहिए। तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि अरे भाई, अब क्या परेशानी है, अब तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, और भगवान की दया से यू आर अ फ्री बर्ड नाउ। तुम्हें तो अब ऐसे चैलेंज खुशी खुशी स्वीकार कर लेने चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर लेना चाहिए। सो तो ठीक है मैम, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई लोग मुझे उतनी दूर जाने देंगे। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ नीलम ने अपनी प्रिंसिपल मैम के सामने ये बात रखी। तो उन्होंने कहा कि देख लो, पर मुझे लगता है कि बार बार प्रमोशन रिफ्यूज करना ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से ये तीसरी बार हो रहा है। अब वो प्रिंसिपल मैम तो अपनी फाइलों में व्यस्त हो गई, लेकिन नीलम अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन वहां रख करके और चली आई, और उसके बाद रास्ते में उन्होंने ढेर सारी खरीदारी की अपने पूरे परिवार के लिए, यानी कि भाइयों और भाभियों के लिए, उनके बच्चों के लिए ढेर सारी चीजें उन्होंने खरीदी, और सब कुछ लेकर के वो घर आई कि सबको जब वो ये सारी चीजें देंगी तो सभी कितने खुश होंगे। और ऐसा सोचते हुए जब वो घर में आई, तो उन्होंने अपने दोनों भाभियों की बातचीत को सुना, जिससे उनके मन पर पड़ा हुआ मोह का जो आवरण था वो धीरे धीरे हट गया, और मन ही मन उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया। घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने के बजाय वो सीधे दीपू के कमरे की ओर ही चली गईं, परंतु पैर दरवाजे में ही ठिठक गए। भीतर देवरानी जिठानी का प्रेमालाप चल रहा था। अलका कह रही थी, आप तो लकी हैं जीजी, फुर्र से उड़ जाएंगी। ये नेहा भी 4 दिन बाद छोटू के साथ बेंगलोर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम ही लिखवा कर लाए हैं, सो भुगतेंगे। क्या करें भाई, हमने तो बहुत कोशिश की, पर वे टस से मस नहीं हुई। ये सुषमा की आवाज थी। अब यही समझ लो कि वे हमारी ननद नहीं, सास हैं, और उन्हें हमेशा साथ ही रहना है। नीलम को जैसे काट मार गया, नीलम जैसे काट सी हो गई। उसने उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके पीछे आगे पीछे डोलने वाली अलका, जिसको वो सोचा करती थी कि बहुत ही सीधी सादी सी है, उसके इस तरह के विचार हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या सचमुच इतना उब गई है कि उसका साथ उसे उम्र कैद सा लगने लगा है, और अलका को इस उम्र कैद से रिहाई दिलाने के लिए शायद
उनकी शादी का प्रस्ताव रखा जा रहा था। अब सारी बातें उनके सामने क्लियर हो चुकी थी, सब कुछ स्पष्ट हो चुका था, जैसे आईने से धूल साफ हो चुकी हो। इसके बाद वहां खड़े रहना या उन लोगों से सामना करना उनके लिए संभव नहीं था। वो दबे पांव अपने कमरे में लौट आई। इतनी देर तक हाथ में थामा हुआ सारा सामान उन्होंने वहां पे रखा और निढाल सी होकर के वो बैठ गई। अब उन्हें एहसास हुआ कि ये बोझ जो है, ये बोझ जो वो लेकर आई थी इतने सारे सामानों का, ये बोझ तो बड़ा कम था। जो बोझ वो जीवन की 20वें वर्ष से लेकर के जीवन के 45वें वर्ष तक लेकर 25 वर्षों से जिस बोझ को लेकर वो चल रही थी, वो बोझ शायद कुछ ज्यादा ही भारी था और कंधों पर ही नहीं, शरीर पर ही नहीं, इस बोझ का असर मन पर भी अब हो रहा था। तो इस बोझ से मुक्ति पाने का उन्होंने एक बड़ा सुंदर रास्ता निकाला, बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला। लेखिका ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कहानी का अंत जो है वो प्रस्तुत किया है। रात को खाने की मेज पर रसगुल्लों का एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था। उन्होंने शाही अंदाज में ऐलान किया, ये मेरे प्रमोशन की मिठाई है, प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। अब घर वालों ने भी प्रसन्नता जाहिर की। उनको लगता था कि शायद कोई रोकेगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोका नहीं। अरे वाह, कहाँ? जगह तो खैर बहुत दूर बस्तर में है। आजकल हर कहीं तो कॉलेज खुल गए हैं, पर सुनते हैं बड़ी शांत जगह है। मुझे तो इस समय सबसे ज्यादा शांति की ही आवश्यकता है। इस आपाधापी से तंग आ गई हूँ, फिर बार बार प्रमोशन ठुकराना भी अच्छा नहीं लगता। पहले तो खैर मजबूरी थी, अब तो कोई बहाना ही नहीं रहा। और ये उनका अंतिम निर्णय था, घर को छोड़ देने का। इस बात पर सभी एकमत थे। रात बिस्तर में लेटी हुई वो दिन भर की घटनाओं का मन ही मन जायजा ले रही थी। दोपहर में उन्होंने प्रिंसिपल मैम से कितने दर्द के साथ, कितने घमंड के साथ कहा था, अपने भाइयों पर, अपने परिवार पर कितना घमंड था उन्हें। उन्होंने कहा था, मैम मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने नहीं देंगे। पर कहाँ, किसी ने भी तो प्रतिवाद नहीं किया, किसी ने भी तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। पम्मी ठीक ही कह रही थी, बल्कि उसने तो रिटायरमेंट के बाद की बात कही थी। पर नीलम को लग रहा था कि उस घर में उनकी हैसियत अभी से किसी फालतू सामान की सी हो चुकी है, किसी आउटसाइडर की तरह है, जिसकी कोई आवश्यकता परिवार के सदस्यों को नहीं थी।